हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनट लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हफ्ते की स्टार्टिंग के 3 दिन में हम 12वीं कक्षा के अध्याय पढ़ते हैं और आखिरी 3 दिन में हम 11th कक्षा के अध्याय पढ़ते हैं जी। ठीक है, तो बेटा जी गुड आफ्टरनून है, नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का डाउटनट पर। ठीक है जी। तो पिछले हफ्ते हमने 12वीं कक्षा का पहला अध्याय खत्म किया था, जीवों में जनन, और आज जो अध्याय मैं लेकर आया हूं उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इंपॉर्टेंट अध्याय है नीट की दृष्टि से। 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं इस अध्याय से। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से हमें पढ़ना होगा ये चैप्टर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। एक बार मैं देख लेता हूं कि आ गए हैं प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए जी, रिया, सोनाली, रवि, खामेंद्र, ज्योति, सदम, सूरज, अरविंद, टुकटुक, आफताब, विनीता, राकेश, मोनू, मुस्कान, रवि, विकास, काजल, मुस्कान, काजल, कैलाश, 5 स्टार एजुकेशन चैंपियन राकेश। चलिए जी, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं नीट 2022 का एक वीआईपी कोर्स विजेता बैच स्टार्ट हो चुका है 20 सितंबर नीट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको 2 टीचर एडवांटेजेस मिल रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे। आपको कोई भी जानकारी लेनी है इस कोर्स से संबंधित, बेटा जी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0124-715-8250। इस पर कॉल करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा जो ऐप पर है बेटा जी, जल्दी से मुझे जवाब दे दीजिए ताकि हम फिर आगे बढ़ें। चलिए जी, आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, है ना। नाम से पता लग रहा है क्या, लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। लैंगिक जनन आप समझ चुके हैं, एक ऐसा जनन जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। वो 2 जनक 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ठीक है, जिसमें वो युग्मक जुड़ते हैं, संलयन करते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर वो युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है, और वो भ्रूण आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण कर रहा है। ये लैंगिक जनन था, सिंपल सा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट्स में। कौन से पादपों में? प्लांट्स भी कई प्रकार के हैं, पर्टिकुलरली हम किस में बात कर रहे हैं, ऐसे पादप जिनमें पुष्प बनते हैं। अब पुष्प जो है वो एक लैंगिक संरचना है। अब आपका प्रश्न होगा क्या सभी पादपों में पुष्प होते हैं क्या? आइए मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। आप अच्छे तरीके से जानते हैं जितने भी पादप होते हैं, जितने भी वनस्पति होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी पादपों को, उन सभी वनस्पतियों को, उन सभी प्लांट्स को एक वैज्ञानिक, उसका नाम मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप में से सभी बच्चों ने एक टॉफी जरूर खाई होगी जिसका नाम होता था इक्लेयर। इक्लेयर टॉफी खाई है आप सभी ने? कोई बात नहीं, ऐप पर नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर चल रही है, वहां पर देख लो बेटा, नो प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, एक इक्लेयर टॉफी खाई है आपने? यस सर, खाई है। इक्लेयर टॉफी से याद रखना एक वैज्ञानिक, कौन सा? आइकलर। कौन सा? आइकलर। आइकलर वैज्ञानिक था जिसने समस्त पादप जगत को 2 भागों में बांटा। जितने भी पादप थे, जितने भी वनस्पति, जितने भी प्लांट्स, उनको 2 समूह में बांट दिया। एक वो जिनमें बीज होंगे और एक वो जिनमें बीज नहीं होंगे। जिनमें बीज नहीं है उनको बोला क्रिप्टोगेमस, जिनमें बीज नहीं मिलते, और जिनमें बीज मिलते हैं उनको बोला फिनेरोगेमस। याद रखना, फिनेरोगेमस शब्द दिमाग में बैठा लीजिए। फिनेरोगेमस जिनमें बीज मिलेंगे, क्रिप्टोगेमस जिसमें बीज नहीं मिलेंगे, यानी सीडलेस और सीडेड। ठीक है, अब क्रिप्टोगेमस वो समूह था जिसके अंतर्गत वो सारे पादप रखे गए जिनमें बीज नहीं मिलेंगे। अब कौन कौन से समूह थे भैया? 3 समूह थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कौन कौन से? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इन 3 समूह को किसके अंतर्गत रखा गया? क्रिप्टोगेमस। थैलोफाइट में भी, ब्रायोफाइट में भी और टेरिडोफाइट, इन तीनों समूह में बीज नहीं मिलते। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, कौन सा बेटा? जिम्नोस्पर्म जिसको हम अनावृत बीजी बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म जिसको हम आवृत बीजी बोलते हैं, इन दोनों में बीज मिलते हैं।
अब पर्टिकुलरली यहां पर कौन से पादप हैं जिनमें पुष्प मिलते हैं, तो सीधा सीधा आपने याद रखना है एंजियोस्पर्म वो पादप होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या मिलते हैं, पुष्प मिलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर कर डीप में जाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे, है ना। तो सिंपल सा था क्या, पादप जगत का जब हमने वर्गीकरण किया तो दो समूह में किया, एक बीज रहित है, एक बीज युक्त है। बीज रहित को बोला क्रिप्टोगेमस, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के समूह इंक्लूड किए गए हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। उसके बाद बीज युक्त वाले में 2 समूह, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब पर्टिकुलरली पुष्प किस में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। और पुष्प जो होते हैं वो एक लैंगिक संरचना है। पुष्प एक लैंगिक संरचना है, ध्यान से सुनिएगा। पुष्प क्या है बेटा जी, एक लैंगिक संरचना है। यानी पुष्प एक ऐसी संरचना है जो संबंधित है किससे, लैंगिक जनन से। तो जरा सोचिए, चैप्टर का नाम क्या सर, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। कौन से पादपों में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि ये जो चैप्टर है ये किस पर बेस्ड है, ये चैप्टर किस पर आधारित है, एंजियोस्पर्म्स पर। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन, एंजियोस्पर्म्स में लैंगिक जनन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यानी कुल मिलाकर ये जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से पादपों पर आधारित है, इन पादपों पर आधारित है, यानी एंजियोस्पर्म्स पर आधारित है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलें आगे, चले। तो याद रखना ये चैप्टर जो था इस समूह पर आधारित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा किसकी बेटा जी, हमारे पुष्प की। पुष्प की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर क्यों है मतलब क्यों है आधारित, ये इस चैप्टर इस पर आधारित क्यों है, क्योंकि बाबू पुष्प जो होते हैं वो केवल एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, ठीक है। इनमें नहीं मिल रहे, इनमें मिल रहे हैं। जब विकास हो रहा था, देखिए इसको यूं भी समझ सकते हैं, जब विकास हो रहा था पृथ्वी पर किसका, पादपों का, तो सबसे पहले पादप जो इस पृथ्वी पर आए थे वो कौन आए, थैलोफाइट। फिर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया, चेंजेस आए, इवोल्यूशन आया, विकास आया। थैलोफाइट के बाद कौन आया, ब्रायोफाइट। और विकास आया, क्या है, टेरिडोफाइट। विकास आता जा रहा है, तरक्की कर रहे हैं पादप। फिर उसके बाद कौन आए, जिम्नोस्पर्म। फिर उसके बाद कौन आए, एंजियोस्पर्म। तो अगर मैं लेटेस्टली पूछूं तो सबसे एडवांस, सबसे आधुनिक पादप कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। और सबसे प्राचीनतम कौन से हैं, थैलोफाइट है। अब जो सबसे आधुनिक है उसके अंदर आधुनिक लक्षण होंगे, और क्या आधुनिक लक्षण मिल रहा था, इनके अंदर पुष्प मिल रहे थे। बस सिंपल सी बात थी, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा जी यहां पर पुष्प की, सिंपल सी बात है, पुष्प की बात कर रहे हैं। आइए समझते हैं ये पुष्प है क्या। देखिए ये एक पादप है जिसका ये तना है। हम चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन चैप्टर की फील ही नहीं ले पाते हैं। ध्यान से सुनना, ये एक पादप है, ये इसका तना था, ये इसकी मूल है। इस तने से शाखा निकली, ठीक है सर, शाखा निकल गई। अब इस शाखा पर ध्यान से सुनना, कुछ कलिकाएं होती हैं। क्या मिलती हैं, कलिकाएं। शीर्षस्थ कलिका, अपस्थानिक कलिका, कई प्रकार की होती है। हमने बोला इस पर कलिका मिल रही है, ये कलिका मिल रही थी, ठीक है। और इस कलिका को हमने बोला पुष्पीय कलिका, पुष्पीय कलिका, फ्लोरल बड, ठीक है। अब ये जो पुष्पीय कलिका, ये जो फ्लोरल बड जो थी, कलिका जो थी, ठीक है, ये वृद्धि करती है। ये वृद्धि करके, ध्यान से सुनिएगा, ये वृद्धि करके एक डंठल सा बनाती है। डंठल यानी एक डंडी सी बनाती है, एक डंडी, ठीक है। और ये डंडी ऊपर जाकर फूल जाती है, ठीक है। ये जो डंडी जो इस कलिका से उत्पन्न हुई, इसको हम बोलते हैं पुष्प वृंत। इसको हमने क्या नाम दिया है, पुष्प वृंत। और इसका ऊपरी फूला हुआ भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं पुष्पासन। सिंपल, बताओ, सिंपल सी बात थी क्या कि पुष्पासन क्या था, वो फूला हुआ भाग किसका, पुष्प वृंत का। अब आप ये बोलेंगे सर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले मैं हिंदी में बता देता हूं फिर इंग्लिश में भी बता दूंगा,
ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। इंग्लिश में भी बता दूंगा, हिंदी में भी बता दूंगा, दोनों जगह से बता दूंगा। ये मैंने आपको बता दिया कि ये एक तना था, तने से शाखा निकली, शाखा पर कलिका निकल रही है। इस कलिका को हमने बोला पुष्पीय कलिका। हार्मोन्स की उपस्थिति में, हार्मोन्स की उपस्थिति में, याद रखना किसकी उपस्थिति में, हार्मोन्स की उपस्थिति में कहीं ना कहीं ये कलिका वृद्धि करती है और एक डंठल सा बनाती है, एक डंडी सी बनाती है, जिसका नाम है पुष्प व्रंत, यानी पुष्प का व्रंत, पुष्प की डंडी जो ऊपर जाकर फूल रही है, उसका फूला हुआ भाग क्या कहला रहा है, पुष्पासन। सिंपल, सिंपल सा था। चलिए अब सर इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं। पुष्पासन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं, थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। और पुष्प व्रंत को हम इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखना, पेडिसिल। तो पेडिसिल इंग्लिश में किसको, पुष्पव्रंत को, और पुष्पासन को हमने क्या बोला है, थैलेमस। ये सिंपल सा अंग्रेजी में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब साहब अब ये जो पुष्पासन है, ये जो फूला हुआ भाग जो था, इस फूले हुए भाग के ऊपर क्या मिलेगा, ये जो फूला हुआ भाग है इसके ऊपर क्या मिलेगा, तो इसके ऊपर मिलते हैं, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर जो मिलते हैं उनको हम बोलते हैं पुष्प पत्र। इसके ऊपर जो मिलती हैं संरचनाएं उनको हम बोलते हैं पुष्प पत्र, यानी फ्लोरल होल्स। इनको हम बोलते हैं फ्लोरल होल्स। ठीक है, अब साहब ये पुष्प पत्र का मतलब क्या होता है, आप यही पूछेंगे सर ये पुष्प पत्र का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनना बेटा जी, ये पत्र शब्द जो होता है ये किससे आता है, याद रखिएगा, पत्ती से यानी पर्ण से। किससे आता है, पत्ती से यानी पर्ण से यानी लीफ से। क्या बोला, वापस से सुनना, मैं बार बार दोहराऊंगा ताकि चीज समझ में आ जाए। तना, शाखा, कलिका, हार्मोन्स की उपस्थिति में ये कलिका ने वृद्धि करी, क्या बनाया, एक डंडी, नाम पुष्पव्रंत, अंग्रेजी में पेडिसिल, जिसका ऊपरी फूला हुआ भाग क्या कहला रहा है, पुष्पासन। अब जरा सोचिए पुष्पासन का मतलब क्या होगा। आपसे मैं बोलता हूं कि मैं ना एक सोफे पे बैठा हूं, वो सोफा क्या है, मेरा आसन है जहां पर मैं बैठ रहा हूं। तो पुष्प जो होता है, ये पुष्प, इस पुष्प की मेन मुख्य मुख्य संरचनाएं जो होती हैं जिसके ऊपर टिकी होती हैं, जो इनका आसन जो होता है पुष्प का, वो क्या कहलाता है, पुष्पासन, यानी पुष्प के मुख्य भाग इस आसन पर टिके होते हैं, इसीलिए इस संरचना का नाम क्या है, पुष्पासन यानी थैलेमस। ठीक है, अब आप यही पूछे कि सर इसके ऊपर मिल क्या रहा है, तो मैंने बोला क्या मिल रहे हैं, पुष्प पत्र मिल रहे हैं। फ्लोरल लीव्स भी बोल देते हैं, फ्लोरल होल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो होल्स, ये जो पत्रक, ये जो पत्र जो मिलते हैं, पत्र शब्द किससे आया है, पर्ण से। हम सिर्फ रटते हैं, मीनिंग नहीं समझते हैं। क्या पत्र का मतलब क्या था, पत्ती, और पत्ती मतलब पर्ण, पर्ण मतलब लीफ, है ना, यानी कहीं ना कहीं इस पुष्पासन के ऊपर पत्तियां मिल रही हैं। मैं बोलूंगा हाँ, इस पुष्पासन के ऊपर जो संरचनाएं मिलेंगी वो पर्ण का, वो लीफ की क्या होंगी, मॉडिफिकेशंस होंगी, वो लीफ की क्या होंगे, रूपांतरण होंगे। अब इतना तो आप जानते हैं, रूपांतरण या मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, यानी पत्ती जो थी वो बदल गई कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं में। ठीक है, अब वो जो विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं वो होती हैं पुष्प पत्र। अब आप फाइनली पूछेंगे सर पुष्प पत्र कौन से होते हैं, तो ध्यान से सुनना, पुष्प पत्र जो होते हैं, फ्लोरल होल्स या फ्लोरल लीव्स जो होती हैं, वो कुल मिलाकर 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला, ध्यान से सुनना, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। फिर उसके बाद दलपुंज, अंग्रेजी में भी लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया, दलपुंज, जिसको हम बोलते हैं कोरोला। फिर उसके बाद पुमंग, जिसको हम बोलते हैं एंड्रूशियम। और फिर उसके बाद जायांग, जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो मैंने सिंपल शब्दों में बोला कि भैया 4 पुष्प पत्र हैं, यानी 4 प्रकार की संरचनाएं हैं जो इस आसन के ऊपर टिकी हुई हैं।
मीनिंग समझ में आया? क्या बोला कि ये जो आसन जो था इसके ऊपर 4 संरचनाएं मिल रही हैं। उन 4 संरचनाओं को हमने बोला पुष्प पत्र। वो क्या थी? वो सब पर्ण के, लीफ के मॉडिफिकेशंस थे, लीफ के रूपांतरण थे, यानी पत्ती मॉडिफाई होकर ये 4 संरचनाएं बनाती हैं। तो आज के बाद याद रखना, आप में से कई बच्चे जानते होंगे पुमंग क्या होता है, जायांग क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, बाह्य दलपुंज आप में से कई जानते होंगे। लेकिन क्या आप ये जानते थे कि ये संरचनाएं पत्तियों का मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है? अगर नहीं जानते थे तो आज के बाद याद रखना कि ये जो ऊपर ये जो संरचनाएं दिख रही है ना, जिसमें पुमंग होएगा जो पुंकेसर से बना होगा, जो परागकोश पूतंतु से बना होगा, परागकोश में परागकण होंगे, ये सारी संरचनाएं। ये जायांग होएगा, ये स्त्री केसर से बना होएगा या अंडप से बना होएगा, ये स्त्री केसर या अंडप बना होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या मिलता है? बीजांड मिलता है। ये क्या है? जायांग है। ये दलपुंज किससे बने होते हैं? दलों से। बाह्य दलपुंज किससे बने होते हैं? बाह्य दलों से। ये सारी संरचनाएं किसका मॉडिफिकेशन है, किसका रूपांतरण है? ये सारी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? पुष्प पत्र, यानी ये मॉडिफाइड होते हैं। क्या? एक तरह की पत्तियां जो मॉडिफाइड हो जाती हैं। ठीक है, और अगर जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलें आगे। चल, अब आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पुष्प सभी पादपों में मिलते हैं? आपने बोला नहीं सर, पुष्प जो होते हैं वो किस में मिलते हैं? एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, जिनको हम आवृत बीजी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप मुझे बताएं, मैं सिंपल सी 2 प्रश्न पूछूंगा आपसे। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, पुष्पों की खेती करना, पुष्पों की खेती करना, उनका प्रजनन करना, क्रय विक्रय करना, है ना, खरीदना बेचना, ये सारा क्या कहलाता है? तो 2 प्रश्न है। एक तो है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लावर्स की स्टडी क्या कहलाती है, पहला प्रश्न। ठीक है, दूसरा पुष्पों की रियरिंग, यानी फ्लावर्स की रियरिंग, यानी पुष्पों की खेती करना, उनको बेचना, प्रजनन करना, ये क्या कहलाता है? ठीक है, तो कोई मुझे बताना चाहेगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? कोई भी बच्चा बताना चाहेगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ जी, एंडोलॉजी। और कोई? फ्लोरिकल्चर, एंजियोस्पर्म, पॉस्पोलॉजी। गजब, क्या बात है विशाल कुमार, चैंपियन बॉय, वेरी गुड। रवि मीना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बुलबुल, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, क्या बात है। पोमोलॉजी, अरे बांगड़ू, पोमोलॉजी कहां से आ गई? पोलोलॉजी, अरे बाबा रे बाबा, गजब हो भैया, गजब। हाँ जी, खतरनाक साबित हो रहे हो बेटा आप सभी। और कोई? क्या बात है, पुष्पोलॉजी। ओए होए होए होए, नंदन कुमार, पुष्पोलॉजी, अरे वाह, गजब हो बेटा, गजब। पुष्पोलॉजी, पुष्प का अध्ययन, पुष्पोलॉजी। आ हा हा। मनुष्यों का अध्ययन, मनुष्योलॉजी, है ना? आ हा हा हा, मजे ही आ गए बेटा, मजे ही आ गए। और कोई ऐसा खतरनाक जवाब देना चाहता हो तो चलिए जी, बहुत सिंपल सा, एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। कई बच्चों ने बोला पोमोलॉजी, पोमोलॉजी नहीं रे, पोमोलॉजी क्या था? याद रखना, किसका अध्ययन? आपके जो फल होते हैं ना, फल, फ्रूट्स जो होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। और ना याद रहे ना तो आप मुझे बताएं, अनार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अनार को, अनार एक फल है ना, अनार क्या है? एक फल है ना। अनार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोमीग्रेनेट बोलते हैं ना। अनार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अगर नहीं जानते तो याद रखना पोमीग्रेनेट। उस पोमीग्रेनेट से याद रखना पॉम वर्ड, पॉम। तो पॉम कहां से आया? अनार से। अनार को अंग्रेजी में बोला, और अनार क्या? एक फल है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, भूल मत जाना। एंथोलॉजी याद रखना, किसका अध्ययन? पुष्पों का अध्ययन। चलो, ये तो आप में से कई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, एंथोलॉजी। ठीक है, चलिए जी, दूसरा प्रश्न क्या था? पुष्पों का क्रय विक्रय, प्रजनन, खेती, खरीदना बेचना, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? तो इनको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, पुष्पों का क्रय विक्रय, खेती। ठीक है,
तो पुष्पों की खेती करना बेटा जी, जिसमें क्रय विक्रय यानी खरीदना, बेचना और मुख्य रूप से बेचना, प्रजनन कराना, पुष्प उगाना, फिर उनको लोगों को बेचना, क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर। सिंपल सा था। चलें आगे। मैंने आपको बताया पुष्प पत्र कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब ये 4 कहां पर होते हैं वो भी अभी बताता हूं। पहले तनिक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की। सबसे पहले इन 2 पुष्प पत्र की बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों पुष्प पत्रों को हम क्या बोलते हैं? सहायक पत्र, सहायक पत्र बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम बोलते हैं आवश्यक पत्र, असेंशियल होल्स। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? आवश्यक पत्र, और इन दोनों को हम बोलते हैं क्या? सहायक पत्र। अब आप बोलेंगे सर ये आवश्यक और सहायक का मतलब क्या है? देखिए, हमें कुल मिलाकर चैप्टर का मतलब क्या था? लैंगिक जनन। हमें लैंगिक जनन से मतलब है। अब पुष्प जो है वो लैंगिक संरचना है। अब लैंगिक संरचना जो है तो उसमें लैंगिक अंग मिलेंगे, एक नर लैंगिक अंग और एक मादा लैंगिक अंग। तो बेटा जी ये जो पुमंग जो होता है ये दर्शाता है किसको? नर लैंगिक अंग को, और मादा जो होती है ये दर्शाती है मादा, जायांग जो होता है ये दर्शाता है मादा लैंगिक अंग को। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है? लैंगिक अंग है। ये है लैंगिक अंग, सिंपल। और अगर ये लैंगिक अंग है तो क्या प्रभु लैंगिक जनन में इन दोनों की जरूरत नहीं है क्या? है ना? तो जरा सोचें, इन 4 पत्रों में से जो आवश्यक हैं, जो जरूरी हैं, जो असेंशियल हैं, जो नेसेसरी हैं, किस चीज के लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक जनन के लिए, वो ये दोनों हैं। इसीलिए हमने इनको क्या बोला? आवश्यक पत्र। जबकि ये दोनों लैंगिक जनन में सम्मिलित नहीं है, लेकिन ये भी सहायता करते हैं। अब साहब ये किस चीज में सहायता करते हैं? आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप में से कई जानते होंगे, आप में से कई बच्चों ने गुलाब की कलिका देखी होगी। गुलाब की कलिका, गुलाब की कलिका देखिए। यस सर, कलिका देखिए। जब आप गुलाब की कलिका देखते, देखिए इस डायग्राम में, यहां पर ये तो पुष्प खिला हुआ है। जब ये बंद होता है, जब ये बंद होता है तो यहां पर ये नीचे आपको हरी हरी सी संरचनाएं दिख रही थी। यस सर। अब ये जो हरी हरी सी संरचना, ये जब ये पुष्प खिला नहीं था तो ये इसको बंद कर रही थी। यानी ये जो हरी हरी सी जो संरचनाएं होती हैं इनको बोला जाता है बाह्य दल। और बाह्य दल मिलकर क्या बनाते हैं? बाह्य दल पुंज। जैसे इस डायग्राम में, ये वाला जो डायग्राम जो मैं यहां लेकर आया हूं, इसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। ये भी आप सभी लोग फिल करेंगे, मुझे पता है आप सभी लोग फिल करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे पूछा कि साहब बाह्य दल पुंज क्या था? पुंज का मतलब क्या होता है? संग्रह, किसी चीज का संयोजन। कई सारी चीजें जब जुड़ जाती है तो क्या कहलाती है? पुंज कहलाती है। तो बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स जो होता है ये बना होता है किससे मेरे भाई? याद रखना, बाह्य दलों से। किससे बना होता है? बाह्य दल से, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेपल, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेपल। ठीक है। तो देखिएगा, ये जो एक हरी सी संरचना है, ये एक हरी सी संरचना, इसको हमने बोला बाह्य दल या सेपल। ऐसे कई सारे बाह्य दल जब कलिका अवस्था में पुष्प था तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके जो अंदरूनी भाग है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर जरा सोचिए ये ना होते तो कहीं ना कहीं पुष्प जो है खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। पुष्प अगर नष्ट हो जाता कलिका अवस्था में ही तो वो नहीं खिलता तो आगे जनन संभव नहीं हो पाता, और जनन अगर कराना है तो किसी ना किसी चीज की सहायता चाहिए। तो कहीं ना कहीं कलिका अवस्था में पुष्प को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कौन? बाह्य दल। क्या बोला? कलिका अवस्था में, कलिका
अवस्था में, बडिंग स्टेज में, कहीं ना कहीं ये बाह्य दल, ये जो सेपल्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं इस पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और इन बाह्य दलों का, इन सेपल्स का जो समूह जो है वो क्या कहला रहा है? सिंपल, हिंदी में सिंपल है, बाह्य दल पुंज। किससे बने हुए हैं? बाह्य दलों से, यानी कैलिक्स किससे बना हुआ है? सेपल से। ठीक है, अब ये पुष्प जब खिलता है, ये जब खिलेगा तो इसके अंदर से बाकी 3 पुष्प पत्र विकसित होंगे। अब उसके बाद ये जो रंगीन पत्तियां जो आप देखते हैं, रंगीन संरचनाएं जो आप देख रहे हैं, है ना, ये क्या कहलाती है मेरे भाई? ये कहलाती हैं दल। इनको हम क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं दल, इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। हिंदी में बोलते हैं दल, इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। अब ये कैसी संरचना है सर? ये रंगीन संरचनाएं हैं। ठीक है सर, ये कलरफुल संरचनाएं हैं। ठीक है, और इनका समूह क्या कहला रहा है सर? दलपुंज कहला रहा है। अब सर ये कैसे सहायता करती है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, परागण नाम की कोई प्रक्रिया होती है। पिछले अध्याय में भी बताया था मैंने आपको, परागण यानी पॉलिनेशन। कहीं ना कहीं कीड़े, कहीं ना कहीं मक्खियां, कहीं ना कहीं मधुमक्खियां, कहीं ना कहीं चमगादड़, कहीं ना कहीं घोंगा, कहीं ना कहीं आपके पक्षी, है ना, क्या करते हैं? एक पुष्प से परागकण को लेकर दूसरे पुष्प की तरफ अगर जा रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, परागण। और ये कराने के लिए कहीं ना कहीं पुष्प को आकर्षित करना पड़ेगा। किसको? उन मधुमक्खियों को, उन कीड़ों को। करेगी ना कौन? ये पुष्प। भाई खुद सोचिए, कोई पुष्प के पास क्यों आएगा? जब वो पुष्प क्या होएगा? आकर्षक होएगा ना। तो वो आकर्षित संरचनाएं जो आकर्षण का केंद्र बन रही हैं किसमें? एक पुष्प में, वो कौन है? उसकी ये रंगीन पत्तियां हैं। क्या है? ये रंगीन पत्तियां हैं जिनको हमने बोला है दल, अंग्रेजी में बोला है पेटल, और इनका समूह जो है वो क्या कहला रहा है? दलपुंज। अब आप खुद सोचिए, क्या ये लैंगिक संरचनाएं हैं? नहीं। लेकिन क्या लैंगिक जनन अगर करवाना है तो इनकी जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये नहीं होगा, कौन? अगर आपका दलपुंज नहीं होगा, यानी दल नहीं होंगे, तो कीड़े आकर्षित नहीं होंगे, कीड़े आकर्षित नहीं होंगे तो कीड़े नहीं आएंगे, कीड़े नहीं आएंगे तो परागकण उनके पैरों से नहीं चिपकेंगे, नहीं चिपकेंगे तो परागकण लेकर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो परागण नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। तो जरा सोचिए, लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो इनकी तो जरूरत है, इनकी भी जरूरत है। कलिका अवस्था में पुष्प को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, पुष्प जो है नष्ट हो जाएगा। तो इन दोनों पुष्प पत्रों की जरूरत ही ये सहायता कर रही थी। इसीलिए हमने इन दोनों पुष्प पत्रों को बोला सहायक पत्र। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेसरी होल्स। एक्सेसरी होल्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है सर इनकी, पुमंग की और जायांग की। अब इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले ये एक बार आप चाहे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लेने के बाद में आज में ये जो संख्याएं हैं ना, कि 1 2 3 4 मिलकर बना रहे हैं ए, 5 6 मिलकर बना रहे हैं बी, 7 मिलकर बना रहे हैं सी, 8 मिलकर बना रहे हैं डी, 9 क्या है, 10 क्या है। यानी इस पुष्प में ये सारे जो नंबर लिखे हुए हैं, ये कौन कौन सी संरचनाएं हैं, ये आज आपको लिखनी है। सर फ्लावर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? बेटा जी, यहां पर पुष्प में जो पुमंग और जायांग है ना, यही लैंगिक अंग है बच्चे। हाँ जी सर, पुष्प अगर एक रूपांतरित पत्ती है तो पुष्प को रूपांतरित तना क्यों बोलते हैं? वेल डन बेटा। मुझे इतनी सी बात बता, पत्ती किससे बनती है? पत्ती किससे बनती है? चल मुझे एक सिंपल सी बात बता। 11वीं कक्षा में तुमने 2 चीजें पढ़ी होगी, एक होता है प्ररोह और एक होता है मूल। एक बीज जब अंकुरित होता है तो 2 तंत्र बनते हैं, एक होता है प्ररोह तंत्र और एक होता है मूल तंत्र। मूल तंत्र यानी जो किससे बना हुआ है? मूल से, जो जमीन के नीचे है।
ठीक है सर। प्ररोह तंत्र जो जमीन के बाहर है, शूट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। अब वो प्ररोह तंत्र में सबसे पहला भाग क्या निकला सर? तना निकला। तने से क्या निकली सर? शाखाएं। यानी शाखाएं किससे निकली हैं? तने से। अब तने से अगर शाखाएं निकली तो शाखाएं किसका रूपांतरण? सर तने का। अब उन शाखाओं पर पत्तियां भी हैं, उन शाखाओं पर पुष्प भी हैं, तो पुष्प किसका रूपांतरण? सर शाखाओं का। शाखाओं किसका रूपांतरण? सर तने का। तना क्या था? प्ररोह था या नहीं था? तो जरा सोच समझकर मुझे बता, पत्तियां भी प्ररोह का भाग है, तना भी प्ररोह का भाग है, तो हम ये बोलते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। ये नहीं बोलते कि पुष्प एक रूपांतरित तना है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। यानी प्ररोह तंत्र का भाग है कौन? पुष्प। हां जी, ठीक है, चले आगे। सर कोई टाइम टेबल बता दो। बाबा टाइम टेबल जो है वो है रोज 12:30 बजे होती है क्लास, ठीक है। चलिए जी, बबलू कुमार आइए ध्यान से सुनिएगा। आगे इनको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने ये आज सारे फिल करने हैं ये नंबर, ठीक है। हाँ जी, अभी समय हुआ है मेरे भाई क्विज का, क्योंकि क्विज नहीं आया था ना। आइए बेटा जी, लेकर आ जाए गाइज, लेकर आ जाए, प्रश्न लेकर आ जाए। आइए बेटा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। वह पौधा जो 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, सितंबर अक्टूबर में 2006 में इसमें बड़े पैमाने पर पुष्पन हुआ था, जिसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में हिस्से को नीले क्षेत्र में बदल दिया गया था। कई पर्यटकों को आकर्षित किया था। ये पौधा कौन सा था? वैसे तो प्रश्न देखकर ही आपका आंसर आ जाएगा। बेम्बूसा टुल्डा, स्ट्रोबिलेंथिस कुनियाना, किजेलिया एडेंसोनिया। अमित कुमार, हफ्ते के आखिरी 3 दिन में 11th, हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिन में 12th। चलिए दूसरा, पुष्पों की कृषि, प्रजनन, क्रय विक्रय व्यवस्था के विज्ञान को क्या कहते हैं? चलिए जी, कर लिया, हो गया। आइए, बहुत सिंपल सा था। देखिए ये पहला प्रश्न तो एक एक बच्चा जानता है जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हो, जिसने लेक्चर ध्यान से सुने हो। एक ऐसा पेड़ जिसमें पुष्पन जो होता है 12 वर्षों में होता है, केरल कर्नाटका में सितंबर 2006 में हुआ था, अक्टूबर के महीने में, और सैलानी आए थे। पूरा मतलब रोड, सड़कें वड़कें सब उस पुष्पों से भर गई थी। उसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, नीला कुरौंजी यानी स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। यही किया था। यस, आप सभी ने यही किया है। वेल डन, दोनों सही हुए हैं, वेरी गुड। दूसरा था, अभी अभी बताया था, पुष्पों की प्रजनन, कृषि, खेती, ये सारा क्या कहलाता है? एंथोलॉजी? नहीं, वो तो पुष्पों का अध्ययन था। क्या कहलाता है मेरे भाई? फ्लोरिकल्चर। हाँ जी, यही किया। वेल डन, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलो जी, हाँ जी सर, आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? ये आरबीसी यहां पर कैसे आ गई है? चल मैं बता देता हूं। हमारे अंदर ना प्लीहा नाम की कोई चीज होती है, प्लीहा, जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं, जिसे हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। जब मेरे शरीर में अतिरिक्त आरबीसी बन जाती है ना बहुत सारी, तो उस अतिरिक्त आरबीसी को मेरी प्लीहा में, मेरे स्प्लीन में क्या कर दिया जाता है? संचित कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। जब जरूरत होगी तो निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीहा जो होती है यानी स्प्लीन जो होता है वो ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, ठीक है। स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं। और उसी प्लीहा को ना, पता है, हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, याद रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। जो आरबीसी का एक निश्चित जीवन काल होता है ना, 120 दिन, उसके बाद जब वो मृत्यु हो जाती है, उसकी मर जाती है, तो उस आरबीसी को वापस यहीं लाकर, प्लीहा में लाकर यहां पर नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यस, प्लीहा ब्लड बैंक भी है और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी है और आरबीसी का बैंक भी है, ठीक है भैया। चलिए आइए आगे चलते हैं। हाँ जी, अरे तुम तो अब चालू हो गए सर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। बेटा पहले इसको पढ़ ले, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब आएंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब आएंगे, टेंशन काहे लेते हो रे। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। चलिए
तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले क्या कि भैया यहां पर ये जो पुष्प जो है, इस पुष्प को जिसको हमने रूपांतरित प्ररोह बोला, जिसमें पुष्प पत्र मिल रहे हैं जो पत्तियों के रूपांतरण है, पत्तियां किसका भाग है, प्ररोह का भाग है, इसलिए हमने क्या बोला, पुष्प के रूपांतरित प्ररोह, है ना। अब इस पुष्प में मैंने आपको बताया 4 पुष्प पत्र थे, ठीक है, जिसमें बाह्य दलपुंज बाह्य दलों से बना हुआ है, दलपुंज दलों से बना हुआ है, कार्य मैंने आपको बता दिए, सहायक पत्र है, मेन कौन है, लैंगिक जनन करने वाले पुमंग और जायांग। पुमंग किस चीज को बता रहा है, नर जनन अंग को, और जायांग किस चीज को बता रहा है, मादा जनन अंग को। सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, पुमंग को। आइए, यही स्टार्ट किया था बेटा जी मैंने यहां पर, क्या, पुमंग। क्या स्टार्ट किया है, पुमंग। सुनिएगा, पुमंग जिसको हमने अंग्रेजी में बोला है एंड्रूशियम, अंग्रेजी में क्या बोला, एंड्रूशियम, ठीक है। ये कौन है सर, ये एक नर जनन अंग है, ये नर जनन अंग को दर्शाते हैं। या मैं ऐसे बोलूंगा कि ये जो पुमंग जो होते हैं ये एक समूह होता है, ग्रुप है किसका, पुंकेसर का, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेमन्स बोलते हैं, ठीक है। ये है नर जनन अंग, ठीक है, जिसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये जो पुष्प पत्र हैं ये किसका मॉडिफिकेशन है, पर्ण का, लीफ का, है कि नहीं है। अब जरा सोचिए, पुंकेसर का दूसरा नाम क्या है, लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा इस चीज को, लघु बीजाणु पर्ण माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें लघु बीजाणु पर्ण जो है, जिसमें पर्ण शब्द अगर आपका आ रहा है तो पर्ण किस चीज को बताता है, पत्ती को, यानी ये पत्तियों का मॉडिफिकेशंस हैं, लीव्स का मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। और लघु बीजाणु शब्द जो होएगा, याद रखना, ये किस चीज को बताता है, नर को, और गुरु बीजाणु किस चीज को बताता है, मादा को। याद रखना, गुरु कौन, माता, लघु कौन, पिता, है जी। तो इस तरीके से याद रखना। तो लघु बीजाणु पर्ण जो है वो कौन है, पुंकेसर का दूसरा नाम है। याद रखना, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है उपरोक्त में से, नीट में प्रश्न पूछ लिया, उपरोक्त में से कौन सा माइक्रोस्पोरोफिल है, कौन सा लघु बीजाणु पर्ण है, जिसमें ऑप्शन में दे दिया क्या, पुंकेसर, परागकोश, पूतंतु और जायांग, इस तरीके से ऑप्शंस में दे दिए। तो जरा सोचिए, लघु बीजाणु पर्ण हमने किसको नाम दिया है, पुंकेसर को। पुंकेसर यानी स्टेमन्स, जो एक नर जनन अंग को दर्शाता है, ठीक है। अब ये पुंकेसर का जो समूह है ना, समूह, जो पुंकेसर का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं पुमंग यानी एंड्रूशियम। अब सर ये पुंकेसर किससे बना हुआ है, तो हमने सीधा सीधा बोला, ये देखिए, ये संरचना है जिसमें इतना सा भाग कहला रहा है पराग कोश, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंथर, इंग्लिश में भी लिखते जाइएगा, परागकोश, जिसको अंग्रेजी में बोला है हमने एंथर, और नीचे एक पतली सी एक डंठल, एक डंडी, जिसका नाम है पूतंतु, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये दो संरचनाएं मिलकर क्या कहला रही हैं, आपकी पुंकेसर। यानी ये जो संरचना जो है, जिसमें ये कौन है सर, ये परागकोश है, और ये कौन है सर, ये पूतंतु है, ये और ये मिलकर क्या कहला रही है, पुंकेसर। ऐसे पुंकेसरों का समूह क्या कहला रहा है, पुमंग कहला रहा है। बताओ, सिंपल सी चीज है कि नहीं है। हाँ जी भैया। सर एक पुष्प में कितने जायांग होते हैं बाबू, एक पुष्प में एक जायांग भी हो सकता है या कई सारे भी हो सकते हैं, यानी एकल जायांगता भी होती है और बहुजायांगता भी होती है। फिर वो बहुजायांगता जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है, एकांडपी और युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। प्रभु थोड़ी सी तसल्ली रख लो, आएगा, सब आएगा, थोड़ा सा सब्र रख लो। अब जब पढ़ रहे तो ध्यान से पढ़ो ना, ढंग से पढ़ो। अब अगर मैं भगा दूंगा तो फिर फायदा क्या है, थोड़ा सा
अरे एक बात मुझे बताओ, ट्रेन जब चलती है तो सीधा एक बार फुल स्पीड में स्टार्ट हो जाती है क्या? धीरे धीरे चलती है ना, फिर स्पीड पकड़ती है ना। तो बस वही तो है, पहले तो समझना तो सीख ना, पढ़ना तो सीख। जब पढ़ना आ जाएगा तो फिर उसके बाद स्पीड भी पकड़ लेंगे और सारी चीजें हो जाएगी, है ना। चलिए जी, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे? नर जनन अंग या नर जनन अंग वाला जो पुष्प पत्र था, जिसको हमने बोला पुमंग, जो किसका समूह था? पुंकेसर का समूह था। पुंकेसर जो है वो नर जनन अंग है। ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है, भूल मत जाना कि पुंकेसर को हम बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। याद रखना, पुंकेसर को हम बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर जिसको अंग्रेजी में क्या बोला? स्टेमन। स्टेमन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। किससे बना हुआ था बेटा जी? दो चीजों से, परागकोश से, पूतंतु से। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें ये पढ़ने हैं भाई, यही तो पढ़ने हैं, यही तो मेन चीज है। देखिए, ये तो सिंपल एक डंडी है, एक सिंपल डंडी है जो किससे आकर जुड़ रही है। अब जरा कॉमन सेंस लगाएं, सिंपल सी चीज को समझिए, ध्यान से देखिए। देखिए, एक पुष्प को अगर मैं बनाऊं तो ये है हमारा क्या? जायांग, जिसमें ये वर्तिकाग्र होती है, ये वर्तिका होती है, ये अंडाशय होती है। अगर आप जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो याद रखना। ये था डंडी, जिसको हमने बोला पुष्पवृंत। इसका ऊपर फूला हुआ भाग जो था, ये क्या कहला रहा था? पुष्पासन। अब इसी पुष्पासन से ये एक और डंडी निकली, जिसको हमने बोला है पूतंतु, और इसके सिरे पर ये लगे हुए हैं क्या? परागकोश। तो अब आप सिंपल सा सोच समझकर मुझे बताएं, इस तंतु का कार्य क्या था? ये तंतु किससे जुड़ी हुई है? सिंपल से दो प्रश्न। ये तंतु का कार्य था किसको ग्रहण करे रखना? परागकोश को। ये किससे जुड़ी हुई है? सर, पुष्पासन से जुड़ी हुई है। खत्म, बस इतना ही है। किसमें मेरे भाई? इस पूतंतु में। पूतंतु का कार्य किसको ग्रहण करे रखना? परागकोश को। और किससे जुड़ी हुई थी? सर, ये पुष्पासन से जुड़ी हुई है। खत्म, इतनी सी बात थी। ठीक है सर, सिंपल सा था। आगे चलते हैं। ये हमारा इतना ही याद रखना, अगर इतना भी याद रख सकते हैं तो ठीक है, ठीक है। मेन क्या है? मेन चीज जो है वो है ये। मेन क्या है? मुख्य चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? परागकोश यानी एंथर। आइए इसको पढ़ते हैं। किसको? परागकोश को। देखिए बेटा जी, हम पढ़ने वाले हैं किसको? परागकोश को। ये हमारी बुक में इस तरीके से एक डायग्राम आपको दिख जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, उसमें आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिखेगा, जिसमें ये तंतु दिखा रखा है और ऊपर दिखा रखा है परागकोश, ठीक है। आइए देखिए, बात करते हैं किसकी? परागकोश की, जिसको हमने बोला है एंथर, ठीक है। सबसे पहली चीज, ये परागकोश जो होता है, ये होता है द्विपालित संरचना। द्विपालित संरचना, जिसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड। अब सर, द्विपालित का मतलब क्या है? पालियां क्या होती हैं? देखिए समझना, जैसे एक रूम है, ये मेरा एक रूम है, ठीक है, ये मेरी एक पाली है। अब इसी के साइड में एक और रूम है, वो भी एक पाली है। यानी जरा सोचिए, एक परागकोश में दो कमरे हैं, एक ये कमरा है खाली, एक ये कमरा है खाली। तो दो कमरे हैं, दो पालियां हैं, ये भी एक पाली है और ये भी एक पाली है, ये भी एक लोब है और ये भी एक लोब है। तो दो लोब मिल रहे हैं, द्विपालित संरचना मिल रही है, दो पालियां मिल रहे हैं, दो कमरे मिल रहे हैं, सीधे सीधे शब्दों में। तो ऐसी संरचना को हम क्या बोलेंगे? सर, द्विपालित। मैंने कहा वाह जी वाह, मजे ही आ गए, बहुत ही बढ़िया। तो परागकोश कैसी संरचना होती है? द्विपालित संरचना होती है। ठीक है सर, समझ में आ गया, सिंपल सा था। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जब हमने इसको काटा, हमने ब्लेड लिया, हमने इसको काटा, हमने देखा, क्या देखा? ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये क्या? एक कमरा है, ये भी एक कमरा है। कितने कमरे? सर, दो कमरे। आप मुझे बताएं, आप जिस कमरे में अभी बैठे हो, उस कमरे में आपको कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? बताओ। आप जिस कमरे में अभी बैठे हो, जरा जल्दी से मुझे बताओ भैया। प्रियंका, बबलू, फ्यूचर डॉक्टर, अपशक, जोया, अंकिता, जरा जल्दी से मुझे बताओ, जिस कमरे में अभी आप बैठे हो, उस कमरे में आपको कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? किनारे, किनारे, कमरे के कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो अपने कमरे में। अपशक, जल्दी से बताओ। सर, 4 दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड पूजा, मानवी, बहुत ही बढ़िया। सर, 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं।
सभी के कमरों में 4 किनारे दिखाई दे रहे हैं ना, 2 तो नहीं है ना, नहीं है ना। अब जरा देखते, मैंने एक पाली और ये दूसरी पाली, इन दोनों पालियों को ऐसे कट किया, अनुप्रस्थ, इस तरीके से। ये कौन सा काट है? अनुप्रस्थ काट है, ठीक है। जब मैंने इसको काटा तो ये संरचना मुझे ऐसी दिखाई दी। इस तरीके से काटा मैंने, ऐसे काटा, काटने के बाद ये संरचना दिख रही है। यस सर, ठीक है। ये क्या थी सर? एक पाली थी। ये क्या है? एक और पाली है। इस पाली और इस पाली में कहीं किनारे दिख रहे हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहे। मैंने और गौर से देखा, इसको और बड़े स्तर पर देखने की जब कोशिश करी माइक्रोस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में, तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे कुछ संरचना ना कुछ ऐसी दिखाई दी। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, कुछ इस तरीके से संरचना दिख रही थी मुझे, ठीक है। अब इस कमरे में, एक कमरे में कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? आप मुझे बताएं। एक कमरे में ये एक पाली है, ये दूसरी पाली है। एक कमरे में कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? सोच समझकर बताएं। सर ये तो आपने दिल बना दिया। हाँ जी बेटा जी, बहुत प्यार है आप लोगों से। जरा जल्दी से मुझे बताओ, इस पाली में और इस पाली में, एक पाली की बात कर रहा हूं, एक पाली में, ये एक पाली है, ये हमारी एक पाली है, ठीक है। इस पाली में कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? सिंपल सा प्रश्न है आपसे। एक पाली में कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? आप सीधा बोलेंगे सर 2 किनारे दिखाई दे रहे हैं। एक ये वाला किनारा, एक ये वाला किनारा, 2 किनारे दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार इस पाली में भी कितने? एक ये किनारा है, एक ये किनारा है, 2 कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला परागकोश जो एक द्विपालित संरचना है, यानी एक परागकोश में 2 कमरे हैं और एक कमरे में 2 किनारे हैं। सिंपल शब्दों में समझ में आया? क्या बोला? परागकोश 2 कमरों से बना हुआ है और एक कमरे में 2 किनारे हैं। ये एक कमरा था, एक पाली थी, एक लोब था जिसमें 2 किनारे हैं, ठीक है सर। सिंपल सा था। और प्रत्येक किनारा जो है ना, ये किनारा, प्रत्येक किनारा जो है, इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। एक किनारे को क्या बोला? लघु बीजाणुधानी। तो आप मुझे बताएं, एक पाली में कितनी लघु बीजाणुधानी? सर 2। फिर से सुनना, क्या बोला? एक पाली में, एक पाली में, एक पाली में, एक कमरे में कितनी लघु बीजाणुधानी? सर 2। दूसरी वाली में भी कितनी? सर 2। टोटल परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी? सर 4 लघु बीजाणुधानी दिख रही हैं, 4 किनारे दिख रहे हैं। बताओ, क्या ये बात भेजे में घुसेगी कि नहीं घुसेगी? ये सिंपल सी बच्चों वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हां जी, जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये 4 किनारे, 4 लघु बीजाणुधानियां डन डनाडन डन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। सर दोनों पाली में 4, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलें आगे। तो कुल मिलाकर एक परागकोश में क्या मिल रही हैं? सर 4 लघु बीजाणु धानी मिल रही हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर लघु बीजाणु धानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, है ना, पूछेंगे ना, सर लघु बीजाणु धानी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाल पट्टी तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है बेटा जी। लघु बीजाणु धानी को अंग्रेजी में बोला जाता है, याद रखना, माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। तो लघु बीजाणु धानी को
क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये भी चीज समझ में आ गई है। टोटल कितने? 4 लघु बीजाणु धानियां मिल रही हैं। एक कमरे में, एक पाली में 2 मिल रही हैं, दूसरी पाली में 2 मिल रही हैं, टोटल मिल रही हैं 4। चलो जी, ठीक है सर। सर ये मेवाती बोर्ड में भी आता है? हाँ बेटा, आता तो सभी में ही है ये। चलिए जी, चलें आगे। अब इसी चीज को आप यहां पर भी देख सकते हैं अपनी बुक में, खुद देख लीजिए। आपको कितने किनारे दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4, सिंपल। चलें आगे, नो कंफ्यूजन। चल, अब एक चीज मुझे आपको समझानी थी। क्या? ये जो दोनों पालियां हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों पालियां एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। इनके बीच में ना, इनके बीच में एक संरचना मिलती है जो इन दोनों पालियों को अलग करती है। किनके बीच में? इन दोनों पालियों के बीच में एक संरचना मिल रही है, एक संरचना मिल रही है जो इन दोनों पालियों को अलग करती है। ठीक है, अब यह संरचना जो इन दोनों पालियों को अलग करती है, इसको बोला जाता है संयोजी। क्या बोलते हैं? संयोजी। क्या नाम है बच्चे? याद रखना, संयोजी। अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, और ये बना होता है किससे? ऊतकों से। और पादपों में ऊतक मिलते हैं, सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो होते हैं बेटा जी, याद रखना, कौन सा? पैरेन्काइमा। नाम सुना? पैरेन्काइमा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मृदूतक। पैरेन्काइमा, अगर नाम सुना है तो अच्छी बात है। हालांकि ये चीज आपकी 9th क्लास में भी आ जाती है। अगर नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो याद रखना, पादपों में ऊतक जब हम पढ़ेंगे चैप्टर में 11वीं कक्षा में, पुष्पीय पादपों का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे शारीर, ठीक है, वहां पर आएगा। क्या? पादपों में ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी ऊतक और एक विभज्योतक ऊतक। स्थायी ऊतक फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक फिर 3 प्रकार के होते हैं, मृदूतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जटिल स्थायी ऊतक फिर 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। फिर जाइलम भी 4 अवयवों से बने होते हैं, फ्लोएम भी 4 अवयवों से बने होते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं 11वीं कक्षा के एक अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों का शारीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें पढ़ते हैं। अभी सिर्फ इतना सा कि मृदूतक पैरेन्काइमा एक जीवित ऊतक होता है, जीवित, यानी इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती है, जिनका मुख्य कार्य होता है क्या? भोजन का संग्रहण, भोजन का निर्माण, भोजन का संग्रहण, इतनी सी बात। ठीक है, चलिए जी। हां जी, तो यहां पर दोनों पालियों के बीच में, दोनों पालियों के बीच में जो संरचना मिल रही थी उसका नाम था क्या? संयोजी, जो बनी हुई है किससे? मृदूतक से। कृपया करके अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो कृपया करके लिखते जाइएगा बाबू, फिर मजा कैसे आएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सर ये जो 4 किनारे हैं इनकी संरचना पढ़ने वाले हैं। ये जो 4 किनारे हैं, प्रत्येक किनारे को हमने क्या बोला? लघु बीजाणुदानी, यानी परागकोश 2 कमरों से बना हुआ था। एक कमरे में 2 किनारे, दूसरे में भी 2 किनारे, टोटल 4 किनारे, प्रत्येक किनारा लघु बीजाणुधानी। आइए बात करते हैं किसकी? लघु बीजाणुधानी की। देखिए ये इस तरीके से लघु बीजाणुधानी है, ऐसे टोटल 4 होंगी, मैंने यहां पर 1 दिखाई है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु, ये जो लघु बीजाणुधानियां होती हैं इनकी जो सबसे बाहरी स्तर जो होती है, सबसे बाहरी स्तर जो कोशिकाओं से बनी हुई है, ठीक है, ये जो सबसे बाहरी स्तर जो होती है मेरे भाई याद रखना, ये जो सबसे बाहरी स्तर है इसका नाम है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस। सिंपल शब्दों में बोला, सबसे बाहरी जो स्तर है उसका नाम है क्या? बाह्य त्वचा, जिसका नाम है एपिडर्मिस। ठीक है सर, आगे। अब इसके नीचे जरा जल्दी से मुझे बताएं, बाह्य त्वचा एकल स्तरीय कि द्विस्तरीय? हम सीधा बोलेंगे सर ये एक स्तर है, एक स्तर है, एक लेयर है। ठीक है, इसके नीचे सर जी
एक और स्तर मिल रही है। क्या बोला आपने? सर एक और स्तर मिल रही है। ठीक है, अब ये जो स्तर जो इसके नीचे मिल रही है बाह्य त्वचा के नीचे, आप में से कई जानते होंगे इसका नाम, मुझे पता है, पूर्ण विश्वास है, पढ़ा हुआ है आप में से कईयों ने, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है याद रखना, इसके नीचे जो एक और स्तर मिल रही है, इस स्तर का नाम, इसे हम बोलते हैं अंतस्त्वचा। एंडोथीशियम। इसको हम अंतस्थीसियम भी बोल देते हैं, याद रखना, इसको हम अंतस्थीसियम भी बोल देते हैं। ठीक है सर, ये भी कैसी है? सर एक स्तर है, एकल स्तरीय होती है। ठीक है, अब इसके नीचे अंतस्थीसियम के नीचे या एंडोथीशियम के नीचे एक से, ध्यान से सुनना, या तो एक या दो या तीन, मैंने यहां पर तीन बना दी है, या तो एक या दो या तीन, यानी एक से लेकर तीन स्तरीय जो संरचना यहां पर दिख रही है। ठीक है, इस स्तर को, एक से लेकर तीन स्तरीय संरचना को हम नाम देते हैं, याद रखिएगा, क्या? मध्य स्तर। हाँ जी, क्या नाम देते हैं? मध्य स्तर, मिडिल लेयर। ठीक है, अब ये जो मिडिल लेयर जो होती है, ये जो मध्य स्तर जो होती है, ये कितनी होती है भैया? एक से तीन स्तर तक हो सकती है। अभी अलग अलग पादपों में, अलग अलग जातियों में, कहीं ना कहीं किसी में एक स्तर भी हो सकती है, किसी में दो, किसी में तीन, तो हमने बोल दिया एक से तीन स्तर हो सकती है। और सबसे आखिरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसकी एक कोशिका में कई सारे केंद्रक होते हैं, एक कोशिका में कई सारे केंद्रक होते हैं, और ये जो सबसे आखिरी स्तर है इसका नाम है टैपिटम, अंग्रेजी में भी टैपिटम। ठीक है, तो मैं जो आज का जो लेक्चर है उसमें कोई खासा कोई जटिल चीज नहीं पढ़ाई है, सिंपल तरीके से सिंपल चीजें ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जो आखिरी स्तर है इसका नाम है प्रभु क्या? टैपिटम। और ये भी कैसी होती है? सर एक स्तर होती है। मैंने कहा जी वेल डन। कैसी होती है? सर एकल स्तरीय होती है। ठीक है, लेकिन कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय होती है। कैसी होती है? ये बहुकेंद्रकीय होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से इन स्तरों का कार्य क्या होता है? आगे बढ़ने से पहले अब आप बोलेंगे सर अंदर क्या रह गया, सर अंदर क्या है? तो अंदर जो होता है, जो संरचना अंदर मिलती है, वो क्या मिल रहा है? सर ऊतक मिल रहा है, कोशिकाओं का समूह मिल रहा है। अंदर क्या मिल रहा है? सर ऊतक मिल रहा है, कोशिकाओं का समूह मिल रहा है। अंदर जो ऊतक मिलता है, इस ऊतक को जो अंदर मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, हिंदी में बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा बेटा। ये जो अंदर ऊतक मिल रहा है ना, यही बीजाणुजन ऊतक जो होता है, यही स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है, ये आगे चलकर निर्माण करता है किस चीज का? परागकणों का। कैसे होएगा, किस तरीके से होएगा, वो सारी चीजें बताऊंगा। यही ऊतक आगे चलकर फ्यूचर में निर्माण करेगा किसका? परागकण का।
पॉलन ग्रेन्स का। और उन पराग कणों को पोषण चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? पोषण चाहिए। किसको? पराग कणों को। तो उन पराग कणों को पोषण देने का कार्य, उन पराग कणों को पोषण देने का कार्य कौन करती है? ये टैपिटम। तो टैपिटम के वैसे तो कई सारे कार्य होते हैं। टैपिटम कैलेज एंजाइम बनाती है, टैपिटम आपका ऑक्सिन हार्मोन इंडोल एसिटिक अम्ल यानी IAA बनाती है, ठीक है। टैपिटम आपका आइनोसिटॉल बनाती है, टैपिटम आपका स्पोरोपोलिनिन भी बनाती है, टैपिटम आपका यूबिशकाय भी बनाती है, प्रोबिशकाय भी बनाती है। ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन अभी के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एनसीईआरटी की दृष्टि से साफ साफ लिखी हुई है, वो ये कि ये टैपिटम का मेन कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो ये टैपिटम क्या करती है भैया? ये पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन देती है। किसको? इन डेवलपिंग, ये जो परागकण जो विकसित हो रहे हैं, किससे? इस ऊतक से जो अंदर मिल रहा था, ये ऊतक आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? पराग कणों का। उन पराग कणों को पोषण प्रदान करेगी कौन? टैपिटम। ठीक है सर, सिंपल सा था। हैं जी बबलू कुमार, समझ में आया तुम्हें? गुरुजी कैसे हो? सर जी लाल पट्टी हटा दो। चलो 1 मिनट, लाल पट्टी हटा देते अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ जी, कौन था? बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं निर्माण करेगा किसका बेटा जी? परागकण का। और बाबू इन परागकणों को पोषण, न्यूट्रिशन देने का कार्य कौन करेगी? टैपिटम। यानी ये स्तर जो है अंदर वाली, ये देगी पोषण किसको? जो अंदर बन रहे हैं परागकण। ठीक है सर। अब परागकण जब बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? परागकण जब बन जाएंगे तो उनको बाहर भी निकलना है, और उनको अगर बाहर निकलना है, अंदर बन गए। किसके अंदर बन गए? सर यहां पर अंदर परागकण ही परागकण बन चुके हैं, परागकण ही परागकण अंदर बन चुके हैं। अब ये परागकणों को कहां निकलना है? सर बाहर निकलना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पालियां फटेंगी, या मैं बोलूंगा ये दोनों पालियों में स्फुटन होगा। क्या वर्ड बोला? स्फुटन, डेहिसेंस। क्या होएगा? स्फुटन। स्फुटन में वर्ड ही क्या रहा? फूटन। फूटन का मतलब फटना, यानी कहीं ना कहीं ये पराग कोश जो है ये फटेगा। और ये फटने के लिए, पराग कोश के स्फुटन के लिए उत्तरदायी कौन होंगी? ये दोनों मुख्य स्तर। तो इनका मेन कार्य क्या था? पराग कोश के स्फुटन से संबंधित है। पराग कोश के स्फुटन से संबंधित है। तो पराग कोश को अगर फटना है तो फटने के लिए उत्तरदायी कौन होंगी? ये दोनों स्तर। तो इनका कार्य क्या हो गया? पराग कोश के स्फुटन से संबंधित है। इसका कार्य, मुख्य कार्य क्या है? पोषण देना है। परागकणों को पोषण देंगे, परागकण बन जाएंगे। परागकणों को बाहर निकलना है तो परागकोश फटेगा। परागकोश फटने के लिए ये दोनों उत्तरदायी थे। तो सर ये क्या कर रही थी? अरे बाबू ये सबसे बाहरी स्तर है, और सबसे बाहरी स्तर का कार्य क्या होता है? जरा सोचिए, आपकी त्वचा का कार्य क्या है? आपकी त्वचा आपके लिए क्या है? एक आवरण है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपको सुरक्षा दे रहा है। तो इसका कार्य मेनली क्या था? ये क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान कर रही है। हालांकि जब स्फुटन होएगा तो ये भी फटेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन फटने के लिए मेन उत्तरदायी कौन थी? ये दोनों थी। सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये थी, पोषण देने के लिए ये थी। ये था सिंपल सी चीजें। सिंपल सी चीजों को सिंपल तरीके से बताया, सिंपल तरीके से याद रख लेना, क्योंकि पेपर में सिंपल क्वेश्चन आएगा। खत्म। सिंपल सी चीज है, सिंपल तरीके से याद रखना, बस इतनी सी बात थी। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में जो टॉपिक आने वाला है वो आ रहा है लघु बीजाणु जनन। कौन सा टॉपिक? ये देखिए, ये चीज जो है, ये आपके बुक में ये वाला डायग्राम भी दे रखा होगा। सबसे अंदर टैपिटम, यहां पर संयोजी दे रखा है। अंतस त्वचा, जिसको हम अंतस्थीसियम भी बोल देते हैं। बीजाणु जन ऊतक है, टैपिटम है, मध्य परत है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद ये जो लघु बीजाणु धानी हमने देखी है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा लघु बीजाणु जनन। अब सर ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है ना? ये लघु बीजाणु जनन क्या होता है? ये हम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सर ये क्या बला है? इसमें क्या होता है? लघु बीजाणु जनन में क्या होएगा? तो टेंशन काहे लेते हो? ये सारी चीजें
मैं आपको अब इसके आगे का टॉपिक जो है लघु बीजाणु जनन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल, है ना, किस समय? 12:30 बजे। लेकिन अभी जाइए मत, अभी वापस से क्या आने वाला है? क्विज आने वाला है, ठीक है। तो एक बार कृपया करके इस क्विज को और अटेंड कर लेते हैं, देख लेते हैं आप में से कितने बच्चों ने ध्यान से सुना है। देखते हैं बेटा जी, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, पराग कोश की भित्ति 4 भित्ति स्तरों की बनी होती है, ठीक है। पराग कोश में 4 भित्तियां मिल रही थी, 4 ऑप्शन दे रखे, सोचिए कौन सा सही है। मैं पढ़ देता हूं। टैपिटम अंत्य स्तर के ठीक नीचे होती है, मध्य स्तर अंत्य स्तर और टैपिटम के बीच होती है, अंत्य स्तर मध्य स्तर के नीचे होती है, टैपिटम बाह्य त्वचा के नीचे स्थित होती है। सोचिए, दूसरा प्रश्न, पराग कोश की आंतरिक भित्ति टैपिटम है, जिसका कार्य क्या है? प्रस्फुटन, यांत्रिक सहायता देना, पोषण देना, सुरक्षा देना। बहुत ही लल्लू प्रश्न था ये तो। चलिए जी, समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं बेटा जी, यहां पर देखिए, पहले इसी प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। हाँ जी भैया, टैपिटम का कार्य क्या था? क्या कार्य कर रही थी टैपिटम? मैंने कहा आपसे मुख्य रूप से इसका कार्य क्या था। वैसे तो कई सारे कार्य हैं, लेकिन इसका मेन कार्य क्या? कहां गया? अरे इधर है, इधर घुमाते हैं। हाँ जी, क्या? पोषण प्रदान करना। मेन कार्य क्या था टैपिटम का? पोषण प्रदान करना। और मुझे पता है आप में से सभी बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया सेकंड का इस प्रश्न का, है ना। किसको पोषण? वो जो परागकण जो निर्मित होंगे उस बीजाणु जन ऊतक से, उनको पोषण देना। ये प्रश्न था, इसमें 4 ऑप्शन थे। इन चारों ऑप्शन को आपको गौर से देखना था, आंखें गाड़ कर देखना था, तब आपका आंसर आता। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टैपिटम अंत्य स्तर के ठीक नीचे होती है। टैपिटम अंत्य स्तर के नीचे होती है कि मध्य स्तर के नीचे होती है? मध्य स्तर के नीचे। ये तो गलत हो गया। अंत्य स्तर मध्य स्तर के नीचे होती है, अंत्य स्तर मध्य स्तर के नीचे होती है या ऊपर होती है? ऊपर होती है, ये गलत हो गया। टैपिटम बाह्य त्वचा के नीचे होती है। अरे बाह्य त्वचा के नीचे तो अंतस्थीसियम होती है, अंत्य त्वचा होती है, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? मध्य स्तर जो थी वो अंत्य स्तर और टैपिटम के बीच में होती है। यस, अंत्य स्तर या अंतस्त्वचा या अंतस्थीसियम एक ही चीज है, ठीक है। तो अंत्य स्तर और टैपिटम इन दोनों के बीच में होती है कौन? मध्य स्तर। यस, ये बिल्कुल सही है और आंसर भी यही था। अब देख लीजिए आप में से कितने बच्चों ने सही किया है। सही किया है तो फर्स्ट इस प्रश्न का आंसर था सेकंड और इस प्रश्न का आंसर था थर्ड। बाबूजी आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो आज जो पढ़ाया है एक कृपया करके इतना सा कष्ट कर लीजिएगा अपने लिए, थोड़ा सा हल्का सा कष्ट कर लीजिएगा। जो आज जो पढ़ाया है कृपया करके इसको एक बार अपनी बुक उठाकर पढ़ लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो जो चीजें बताई हैं कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे बेटा जी इसी समय पर 12:30 बजे। हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिन में 12th, हफ्ते के आखिरी 3 दिन में 11th, ठीक है। इसी के साथ आपसे